गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो नीट के लिए, बोर्ड के लिए और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हम करते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, उसके लिए हमने एक सीरीज निकाली है जिसमें कि हम रोज का एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम जो है आज पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि पिछले जो नीट के एग्जाम्स हैं उनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर से वो कौन कौन से आ चुके हैं। ये जो आपके पास चैप्टर है ये जो है नीट वालों का फेवरेट चैप्टर है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं और इसके हम वो क्वेश्चन करेंगे जो पीछे PYQ जो है नीट में ऑलरेडी पिछले सालों में आ चुके हैं, वो भी आपको डिस्क्राइब किए जाएंगे। साथ में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की इसमें हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमारे पास जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हमारे पास लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो लिविंग चीजों को नॉन लिविंग चीजों से अलग कौन करता है? वो है एग्जिस्टेंस ऑफ सेल। यानी अगर सेल उनके अंदर है, वो सेलुलर है, तो वो क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। सेल के बेसिस के ऊपर अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक सेल जो अकेला है और उसके पास ये एफिशिएंसी है कि वो अकेला सरवाइव कर सके, कैपेबल ऑफ लिविंग अलोन, और वो सारी अपनी जितनी भी वाइटल जो फंक्शनल एक्टिविटीज है वो कर सके, वो हमारा सिंगुलर सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। और उसमें ये है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और जितने भी लाइफ के इसेंशियल फंक्शंस हैं उनको वो आसानी से परफॉर्म कर सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, और anything less than complete structure of cell does not ensure independent living। यानी सेल के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं उस स्ट्रक्चर में से अगर कोई चीज मिसिंग होती है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आप उसे सेल नहीं कह सकते। ठीक है, तो सेल क्या है हमारे लिए? हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते थे कि जैसे अगर एक घर बनाया जाता है तो उसके लिए हमें ब्रिक्स जो है वो यूनिट की तरह उसके अंदर यूज की जाती हैं। एक ब्रिक, दो ब्रिक, तीन ब्रिक, तो ऐसे जब जोड़ जोड़ के हम बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो हमारी स्ट्रक्चर तैयार हो रही है। तो सेल हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन एक सिंगल सेल के अंदर भी परफॉर्म हो रहे हैं और मल्टी सेलुलर के अंदर भी परफॉर्म हो रहे हैं। तो फर्स्ट तो आ गया हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। उसमें हमारे पास सेल टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से हमारे जो है वो ऑर्गन क्रिएट होंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये तो रही बात की बात। अब हम आ जाते हैं सेल की हिस्ट्री पे। तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री अगर हम देखें, हिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहला तो सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर करा था वो क्या था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और यहाँ से नीट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और जो ऊपर वाली लाइन हमने पढ़ी ना अभी, सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। उसके बाद आता है एवी लीवनहुक ने पहली बार जो सेल देखा था वो सेल था लिविंग सेल, जबकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो एक डेड सेल था जिसको उन्होंने कॉर्क के अंदर देखा था। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था। तो ये तीनों ही साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट से और तीनों को आपने लर्न कर लेना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो कब कब नीट में आए हुए हैं। रॉबर्ट हुक ने जो था डेड सेल कॉर्क के अंदर देखा था, ये क्वेश्चन जो है नीट 2017-2020 में आ चुका है। एवी लीवनहुक का लिविंग सेल जो पहली बार देखा था ये नीट 2019 और 2022 में क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, ये क्वेश्चन जो है नीट 2018 और 23 में आ चुका है। ठीक है, और एक मार्क का क्वेश्चन आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की आई है। यूनिसेलुलर, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस
और जो आपकी सेल थ्योरी है वो जब हम आगे करने जा रहे हैं उससे भी आपके क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपने याद रखनी है, समराइज कर लेना है कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था कोर्ट में 1665 में। एबी लीवेनहुक ने लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करा था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था। ठीक है, तो ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के अंदर जो है हम तीन मेन साइंटिस्ट को पढ़ते हैं। इसमें आते हैं मैथियस सेचलिडन, थियोडोर सेचवान और आते हैं रुडोल्फ विर्चो। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी करी थी उसके बारे में हम अब स्टडी करें। तो चलिए देखते हैं। इन 1838 में मैथियस सेचलिडन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब आप इसको याद रख सकते हैं कि जो हमारी बॉटनी है हरी भरी ग्रीन कलर ग्रासेस का, उस हिसाब से जर्मनी से जी से जर्मनी, जी से ग्रीन, ये बॉटनिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया था, आप बॉटनिस्ट थे तो किसको एग्जामिन करेंगे, ये प्लांट्स को ऑब्जर्व किया इन्होंने। तो इन्होंने ये पाया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हुए हैं विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। और उसी टाइम सेम टाइम पे देखो 38 में जो था वो देखिए 1838 के अंदर जो था वो सेचलिडन ने और 1839 के अंदर सिचवान ने जो था, जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल, अब ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे तो जियोलॉजिस्ट मतलब एनिमल सेल की स्टडी करेंगे। और उन्होंने ये पाया, देखो अब उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने सिर्फ एनिमल सेल को ही रीड करा। ठीक है, उन्होंने पहले डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी करा। रिपोर्ट दैट सेल हैज ए थिन आउटर लेयर। उन्होंने एक उसके बाहर मतलब सेल के बाहर एक आउटर लेयर पाई जिसको क्या बोला उन्होंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने ये कंक्लूड करा कि ये जो लेयर जो एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है, इससे एक यूनिक लेयर जो है वो प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, यानी वो जो है वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। बेस्ड ऑन ही स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। यानी प्लांट सेल के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर क्या है कि उसके अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि उनको एनिमल सेल्स के अंदर नहीं मिली। तो इस बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाई दैट द बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। यानी कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनकी जो बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों ने ही, सेचलिडन और सिचवान ने दोनों ने ही फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी। लेकिन क्या हुआ, दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, कि नए सेल कैसे बनते हैं। तो उसके लिए कौन आया, उसके लिए आया रुडोल्फ विर्चो। 1855 में इन्होंने ये एक्सप्लेन करा कि सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल जो है बनाते हैं, यानी सेल यहाँ वहां कहीं से नहीं आ रहे हैं, जो एक सेल ऑलरेडी है उसी से ही नए सेल जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। और उन्होंने क्या बोला इस चीज को, ओमनी सेलुला ई सेलुला। और उन्होंने इसी हाइपोथेसिस को फिर से क्या किया, मॉडिफाइड किया ऑफ सेचलिडन एंड सिचवान टू गिव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप। अब सेल थ्योरी को उन्होंने फाइनल शेप दे दी। तो अगर हम बोले कि सेल थ्योरी के अंदर सिर्फ 2 ही साइंटिस्ट हैं, नहीं, सेल थ्योरी के अंदर हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं। उसमें आते हैं हमारे पास सेचलिडन, सिचवान और रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने ये बोला कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। सेल थ्योरी क्या बोलती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और सभी सेल जो हैं वो अराइज होते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से ही सेल है उन्हीं से वो अराइज होंगे, उन्हीं से डिवाइड होके नए सेल बनेंगे। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो सिचवान ने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल सेल के अंदर और उसके अंदर सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है 2016 और 2020 में। सेचलिडन और सिचवान की जो सेल थ्योरी है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका 2016-2019 में। ओमिनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था, ये क्वेश्चन 3 बार नीट में आ चुका है 2015, 2021 और 2023 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न करने हैं, जरूर करने हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल। इसमें हम आप याद करेंगे कि हमने पीछे क्लासेस के अंदर क्या पढ़ा है। तो हमें बताया जाता था
कि ओनियन पील या ह्यूमन चीक का सेल जो था अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब आप ओनियन पील का सेल देखते थे, अनियन पील के अंदर जो है सेल वॉल दिखाई देती थी, जबकि ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो था ह्यूमन चीक के अंदर नहीं पाई जाती। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व इन एन ओनियन पील एंड or human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structure. Onion cell, which has a typically plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within the cell membrane. अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, सेल वॉल होगी सबसे आउटर लेयर, और उसके बाहर क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। और द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी सबसे लिमिट में जो रख रही है सेल को, सबसे बाहर जो आउटर स्ट्रक्चर रहेगी वो ह्यूमन चीक के सेल, ह्यूमन चीक मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। So, inside the cell is a dense membrane bond structure जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसी के अंदर क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, और जिसके अंदर क्या रहेगा आपका प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिनका जो न्यूक्लियाई होगा या न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन बॉन्ड रहेगा, यानी उसके बाहर जो है वो मेम्ब्रेन रहेगी। और ये जो है डिस्टिंग्विश करता है सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस, यानी अगर जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस है वो सारे सेल आपके यूकैरियोटिक कहलाएंगे, वेयर सेल दैट लैक द मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस दैट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अब इसके अलावा बोथ प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहेगी जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म क्या है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। सेल को लिविंग स्टेट में यही साइटोप्लाज्म रखता है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane bond distinct structure that is called organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles। तो ये membrane bond organelles जो है ये सारी की सारी यूकैरियोटिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस, ऐसी कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाती। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो आया है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस जो है वो कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो ये क्वेश्चन जो है नीट 2018 और 22 में आया है। उसके बाद लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है 2017 2020 में आया है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मेन एरिना। ये क्वेश्चन देखिए, ये शब्द जो आपने याद रखना है यहाँ पे कि मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज, तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा साइटोप्लाज्म। तो ये लाइन आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो हमारी यूकैरियोट सेल्स के अंदर होती हैं, और जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो हमारी प्रोकैरियोट्स के अंदर होती हैं। लेकिन अब एक्सेप्शन है कि राइबोसोम्स जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट दोनों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर जो है वो राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होते। अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो ये हमारे पास मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमारे पास एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अब सेल जो है वो अलग अलग साइज शेप्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सी एक्टिविटी कर रही है, कौन सा फंक्शन उनका है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये नीट का क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल, और ये कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है ये आपके पास माइकोप्लाज्मा, जिसका एग्जाम्पल आपके पास पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल है
और इसकी लेंथ जो है 0.3 mm लेंथ रहेगी, जबकि बैक्टीरियल सेल जो होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर तक रहता है। लार्जेस्ट जो आपके पास आइसोलेटेड सिंगल सेल है ये आपका ऑस्ट्रिच का एग है, तो ये भी आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन जो था कि राइबोसोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेल्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। और ये आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे और साथ में मिलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहां इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। और एनिमल सेल में और कौन सी, राइबोसोम को छोड़ के और कौन सी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है, तो वो आपका आंसर रहेगा सेंट्रोजोम, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, ठीक है, और सबसे बड़ा सेल जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अब अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम देखें तो ह्यूमन जो रेड ब्लड सेल होते हैं ये आपको 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर मिलेंगे, और ये जो होते हैं बायोकनकेव होते हैं, ठीक है। नर्व सेल जो है वो सबसे बड़े सेल है, लेकिन कैसे है, ब्रांच्ड सेल है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिग्नल देना होता है। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप में भी वेरी करते हैं, ठीक है। डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, कॉलमिनर भी हो सकते हैं, क्यूबॉइड भी, थ्रेड लाइक और इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो उनकी शेप्स हैं ये डिपेंड करती है कि वो कौन से तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर भी। जैसे यहाँ डायग्राम में आप देखिए, एनसीईआरटी की डायग्राम है, रेड ब्लड सेल जो है राउंड है और बायोकनकेव है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ये आपके कैसे रहेंगे, ये आपके अमोवॉइड स्ट्रक्चर रहेगी और अमीबा की तरह ही मूव करते हैं, ये अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं, इरेगुलर शेप होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉलमिनर एपिथेलियल सेल, ये आपके लंबे होते हैं और ये नैरो होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं ये आपके, ठीक है। और जो आपका नर्व सेल है ब्रांच होंगे, लॉन्ग होंगे, और ट्रैकिया इलोंगेटेड होगा, जाइलम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मीजोफिल सेल है, ये देख रहे हैं पोटैटो की तरह दिख रहे हैं आपको, ठीक है, राउंड होंगे और ओवल रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे ये देखिए, इसको क्या कर रहा है, सिग्नल पहुंचाना है हर कहीं तक, ये ब्रांच रहेगा और लॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो वैसा ही जैसा फंक्शन होगा उसी तरह से ये आपकी शेप भी इनकी रहेगी। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कहां से आया था, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये आया था नीट 2015, 19 और 22 में, यानी 3 बार ये पहले आ चुका है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर, ये आपको 2018 और 2021 में आ चुका है ये, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन आरबीसीज का जो है वो डायमीटर कितना रहता है, कैसी होती है, बायोकनकेव होती है। हाँ, एक बात याद रखना कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। 7 माइक्रोमीटर तक रहता है इनका डायमीटर, और ये नीट 2016, 2020 और 2013 का क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है ब्रांच्ड में, ब्रांच में अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे तो वो हमारा नर्व सेल होगा, ये 2017 और 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एमोवेटेड इरेगुलर शेप वाले जो सेल्स होते हैं उसका आंसर रहेगा आपका WBC, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसकी कौन से सेल्स होते हैं जिनकी फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है। कॉलुमिनर एपिथेलियम कहां पाया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो 2020 में, नीट 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ट्रैकिए कहां पाए जाते हैं, जाइलम के अंदर, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं, और ये जो है नीट 2021 का क्वेश्चन है। नाउ हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब पहला, जो सबसे पहले सेल आए थे, ठीक है। तो इनमें जो है ये मोनेरा ग्रुप जो है, हमारे पास 5 किंगडम्स है ना, तो उसमें जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, उसमें ऑलमोस्ट सारे ही जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और साथ में आता है माइकोप्लाज्मा PPLO लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इनमें क्वेश्चन कहां से आया था आपको नीट में कि माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल होती है या नहीं होती है, ये क्वेश्चन आपको नीट 2016, 19 और 22 में आ चुका है, ठीक है। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल को क्या है, सरवाइव करना है, तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई
करते हैं, ठीक है, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं वो। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स है 10 से 20 माइक्रोमीटर तक ये होता है। टिपिकल बैक्टीरियल सेल है। अब इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो आपको वो डायग्राम बता देगा, सीधा पूछेगा कि ये कौन सा सेल है, ठीक है। टिपिकल बैक्टीरियल सेल जो है वो कितना उसका लेंथ रहता है, तो 1.2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, और वायरस जो होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटली वेरी करते हैं शेप में भी और साइज में ही। अब इनका की जो स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, उसके हिसाब से बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। रोड शेप्ड रहेंगे तो बैसिलस कहलाएंगे, अगर स्फेरिकल होंगे तो कॉकस कहलाएंगे, कॉमा शेप्ड होंगे तो विब्रियो कहलाएंगे, और स्पाइरल अरेंज होंगे तो स्पाइरलम कहलाएंगे, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, फंडामेंटल सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट है वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स जितने भी होंगे मोस्टली, ठीक है, इनके अंदर नेक्ड डीएनए रहता है, यानी कि कोई भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती है। इस पे क्वेश्चन जो है वो 2017, 20 और 23 में आ चुका है, ठीक है। और ये भी कि ये डीएनए किस तरह का होता है कि वो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल आता है। ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं 2016, 18 और 22 में, ठीक है। बैक्टीरियल शेप के ऊपर जो है बैसिलस, कॉकस, विब्रियो, स्पाइरलम, तो इस पे भी नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं आपको 2017, 19 और 23 में, ठीक है। ये डायग्राम से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं देन दैट ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये 2020 का कंपैरिजन क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो ये चीजें आपको लर्न करके रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। माइकोप्लाज्मा के अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ नीट से आता है, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, पहले पढ़ चुके हैं हम। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल ऐसा बिखरा पड़ा होता है इसके अंदर। तो जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली कैसा होता है, वो नेक्ड होता है, कोई मेम्ब्रेन उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है। नोर इन्वेल्प्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए की अगर हम बात करें तो सिंगल क्रोमोसोम रहेगा, सर्कुलर डीएनए रहेगा। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। देखो जीनोमिक डीएनए के बाहर भी जो है एक छोटा सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए रहता है। उस स्मॉलर डीएनए को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है। और इस प्लाज्मिड का क्या होता है, एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। डीएनए कंफर्म सर्टेन यूनिक फेनोटिपिक character to such bacteria on such character is resistance to antibiotics। क्या करता है ये, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है टू द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फोरिजन डीएनए, ठीक है। कि हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ना, इसको यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। कि एक से जो डीएनए का मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया में कैसे पास आउट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब प्लाज्मिड की तरह वहां पे यूज किया जाता है, इस प्लाज्मिड डीएनए को वहां पे यूज किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपको यूकैरियोट्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर यूकैरियोट्स की तरह कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं रहती है। अभी हमने पढ़ा था कौन सी ऑर्गेनेली इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जो यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है, दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। तो नो ऑर्गेनेली लाइक द वन इन द यूकैरियोट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। Prokaryotes have something unique in the form of inclusions। ये एक यूनिक फीचर है जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि क्या बोलते हैं, मेसोसोम। इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। और दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग रहेगी। अब बात करते हैं सेल इन्वल्व और उसकी मॉडिफिकेशन की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, पर्टिकुलरली जो बैक्टीरियल सेल होते हैं,
केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वल्व रहता है। इनका जो सेल इन्वल्व है वो 3 लेयर का बना होता है। सेल इन्वल्व कंसिस्ट ऑफ टाइटली बॉन्डेड 3 लेयर स्ट्रक्चर। जो आउटर मोस्ट रहेगी वो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स रहेगी, उसके बाद आएगी सेल वॉल, आफ्टर दैट आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, although each layer of the involve perform distinct function, यानी हर एक जो लेयर है वो अलग अलग फंक्शन करती है, लेकिन तीनों ही वो जो है एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करते हैं। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सेल इन्वल्व होता है बैक्टीरियल सेल का, ठीक है, उसमें कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, या तो उनके नाम पूछ लिए जाएंगे आपके या फिर लेयर पूछ ली जाएंगी। तो लेयर आपके पास कौन कौन सी रहेंगी? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कितनी लेयर होंगी? टोटल 3 लेयर होंगी। ठीक है, और क्या परफॉर्म करेंगी एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वो वर्क करेंगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू देयर सेल इन्वल्व जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उसको 2 ग्रुप्स के अंदर जो है वो बांटा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल इन्वल्व एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम। तो ग्राम ने जो स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया था उसके अकॉर्डिंग जो स्टेन ले लेते हैं, ठीक है, दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड द ग्राम पॉजिटिव, एंड जो स्टेन नहीं लेते हैं एंड द अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी जो स्टेन ले लेंगे जिनका कलर चेंज हो जाएगा दे आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं लेंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल इन्वल्व और उसकी मॉडिफिकेशन। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल के अंदर तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है उसकी कंपोजिशन और थिकनेस जो है वो हर बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग रहती है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की तरह प्रेजेंट है तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। अगर ये थिक और टफ है तो इसे हम कैप्सूल कहेंगे। ओके, तो सेल वॉल जो है वो डिटरमिन करती है शेप ऑफ द सेल और क्या करती है उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो बैक्टीरियल सेल है जो बैक्टीरिया है वो ब्रस्ट ना करे या कोलैप्स ना हो जाए। तो उसको सपोर्ट कौन दे रहा है? सेल वॉल दे रही है। अब बची प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम वैसे ही होती है जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल रहेगी इन नेचर, इंटरेक्ट करवाएगी सेल को विद द आउटर बर्ड, और ये मेम्ब्रेन जो है वो जैसे अभी हमने कहा कि यूकैरियोट्स की तरह स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगी। इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहती है जिसके बारे में अभी भी पढ़ा था हमने, मीजोसोम्स, जो इनफोल्डिंग या एक्सटेंशन आप बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है सेल के अंदर। ठीक है, और ये जो एक्सटेंशन है वो वेसिकल फॉर्म करेगी, टिब्यूल फॉर्म करेगी और लैमिना फॉर्म करेगी, और ये हेल्प करती है सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कहां से आएगा कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है, जो आउटर लेयर होती है ना सेल वॉल के अलावा भी जो तीसरी लेयर आपके पास प्रेजेंट रहती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो तीसरी लेयर कौन सी होती है? जो सबसे आउटर होती है। अगर उसके अंदर वो लूज शीट की तरह है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। अगर वो थिक और टफ है तो उसे हम कैप्सूल कहेंगे। और दूसरी की जो एक्सटेंशन होती है मीजोसोम्स की, ठीक है, इनका क्या काम है, क्या फॉर्म करती है? ये वेसिकल फॉर्म करती है, टिब्यूल फॉर्म करती है और लैमेले फॉर्म करती है। और इनका काम क्या रहेगा? हेल्प किस में करेगी? सेल वॉल फॉर्मेशन में करेगी, डीएनए रेप्लिकेशन में करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल में ये हेल्प करती है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कि सेल इन्वल्व के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? ग्लाइकोकैलिक्स होती है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर स्लाइम लेयर है या कैप्सूल है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया आपको 2019 में, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये आपके पास नीट 2017 में भी आया था, 21 में भी आया था और 23 में भी आया था। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरियल सेल में वो क्या करती है? तो उसको शेप प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन देती है। ये आया है नीट 2018 का क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपने मुझे बताना है कि जो प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड होते हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करते हैं? ठीक है, क्या फंक्शन है उनका, वो आपने मेरे को आंसर बताना है कमेंट करके। दूसरा आपने मेरे को बताना है कि पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है। बैक्टीरियल फ्लैजेला जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ है,
फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी से, ठीक है। फिलामेंट इसका सबसे लंबा पोर्शन रहता है जो सेल सरफेस से बाहर की मतलब आउटसाइड रहेगा, चलने फिरने में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रे, ये सरफेस स्ट्रक्चर रहेंगी बैक्टीरिया की, लेकिन ये उसको मोटिलिटी में यानी चलने फिरने में हेल्प नहीं करती है। पिलाई जो है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है, और ये स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है। और फिम्ब्रे आर द स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होती हैं जो सेल से बाहर निकलती हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक इन द स्ट्रीम एंड आल्सो टू होस्ट टिश्यू, यानी होस्ट टिश्यू के साथ चिपकने में, या फिर जैसे रॉक है मतलब जैसे नदी नाले में अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वहां पे जो रॉक्स होंगे ये मतलब उस सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में वहां पे ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होता है, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी। ये क्वेश्चन जो है आपको 2016, 2019 और 2023 में 3 बार आ चुका है ये, ठीक है। पिल्लाई की अगर हम बात करें तो इलोंगेटेड होती है और किस में हेल्प करती है, ये कंजुगेशन में हेल्प करती है। ये जो है 2017 और 2020 का क्वेश्चन है कि जो पिल्लाई है, अभी हमने पढ़ा ना बिसाइड फ्लैजिला, पिल्लाई और फिम्ब्रे, तो पिल्लाई जो है वो आपको कंजुगेशन में हेल्प करती है, 2017 और 20 का है। फिम्ब्रे जो होते हैं ब्रिसल लाइक होते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, होस्ट टिश्यू के साथ ये जो है वो चिपकने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और जो आपकी पिल्लाई है ना उसको सेक्स पिल्लाई भी बोलते हैं कई बार। तो ये ब्रिसल्स लाइक होते हैं फिम्ब्रे, और ये क्वेश्चन जो है 2018 और 21 में आ चुका है। क्रोमेटोफोर की अगर बात करें तो ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है और इसमें पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2019 का है, ठीक है। जो यानी साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो उनके अंदर जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा ना, तो पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा तो दे आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। तो इस पे जो है वो क्वेश्चन आ चुका है आपको नीट में पहले भी। नाउ अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की और न्यूक्लियस बॉडीज की। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये एसोसिएटेड होते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज रहेंगे एंड मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। सब यूनिट्स कौन कौन सी होगी, एक होगी 50s, दूसरी होगी 30s यूनिट्स, ठीक है। और ये प्रेजेंट होती हैं मतलब 50 और 30 जो सब यूनिट्स है ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 70s, प्लस नहीं करना है इसको आपने। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं ये आपका रहेगा 70s, ये आपने याद रखना है। और जो आपका यूकैरियोटिक रहता है वो रहता है आपका 80s। तो ये डिफरेंस आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ आपने। और दूसरा ये है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइट होते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये। और बहुत सारे राइबोसोम्स अगर एक सिंगल मैसेंजर आरएनए पे अटैच होके फॉर्म कर रहे हैं एक चेन, मतलब एक चेन बना रहे हैं, तो उन्हें हम पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स कहेंगे। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट करेंगी द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। इनका क्या काम है, मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन की फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट आती है इंक्लूजन बॉडीज। ये क्या होता है एक्चुअल में, ये रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, that is stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm. कोई membrane bond ऑर्गेनाइज मतलब membrane के बाहर नहीं प्रेजेंट होगी और साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करेगी, फ्रीली पड़े होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है आपके पास, फोस्फेट ग्रैन्यूल्स आते हैं, साइनोफाइल ग्रैन्यूल आते हैं और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आते हैं, गैस वैक्यूल्स होंगी जो कि आपको ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस पेज से क्वेश्चन बनता है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है वो उसके सब यूनिट्स क्या रहेंगे, हम बोलते हैं ना कि 70s है तो उसमें क्या रहेगा 50s प्लस 30s। और ये क्वेश्चन जो है वो 4 बार नीट में पूछा जा चुका है, 2015 में, 18 में, 20 में और 23 में। और नेक्स्ट आया है नीट 2017 और 22 का क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है वो क्या होती है, राइबोसोम्स, प्रोटीन साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। पॉलीराइबोसोम्स के बारे में क्वेश्चन आया है कि चेन ऑफ राइबोसोम्स होती है ये, ठीक है, कि बहुत सारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो मैसेंजर आरएनए पे एक चेन बनाते हैं तो उसे हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। ये नीट 2019 और 2021 का क्वेश्चन है। फिर आती है बात इंक्लूजन बॉडी की, रिजर्व मटेरियल है और कोई मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था 2016 और 20 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं।
नाउ अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स पे। तो मोनेरा किंगडम को छोड़कर जितनी बाकी किंगडम है उनमें मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म के पास यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंजाई, इन सब के अंदर मोस्टली यूकैरियोटिक सेल रहेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स का मेन फीचर क्या रहेगा? देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होंगे जिसमें कि सारी मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेलिस जो होंगी वो प्रेजेंट रहेंगी। इसीलिए यहाँ बोला गया है देयर इज ए एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। कंपार्टमेंट बन जाएंगे मतलब कि वो अपना स्पेस घेरेंगे, क्योंकि पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स टाइप का जो है आपके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। अब हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ा था कि उसमें ऐसी ऑर्गेनेलिस, मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं पोजेस करते हैं ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर इनवेल्प। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो था वो न्यूक्लियस कैसा था? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसकी थी। जो न्यूक्लियस था वो नेक्ड था, बाहर पड़ा हुआ था खुले में, खींची पीछे, मतलब आप देख सकते हैं उसको आराम से, ठीक है। वो आपको वेल ऑर्गेनाइज नहीं दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। इन एडिशन यूकैरियोट्स के बाद क्या होती है? वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर क्रोमोसोम्स वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सबका अलग। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल होती है। आपको पता है एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते हैं। वैक्यूल जो होती है एनिमल सेल्स में बिल्कुल छोटी छोटी मिन्यूट सी होती है, बहुत सारी होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल होती है और बहुत बड़ी होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये आपको क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट बन रहा है यहाँ से कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल है, प्लास्टिड है, सेंट्रल वैक्यूल है, जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं है। एनिमल सेल के अंदर क्या है? सेंट्रियोल है, लेकिन अब्सेंट है इसमें प्लांट सेल के अंदर। तो चलिए हम इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नाउ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। इसके बाहर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, सेंटर में वैक्यूल है, न्यूक्लियस। देखिए हमने पढ़ा ना कि यूकैरियोटिक सेल सभी एक जैसे नहीं होते, न्यूक्लियस इसका पेरिफेरी एक साइड को होता है, बाकी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं, गोल्गी अपरेटस नजर आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रही है। और अगर इसका कंपैरिजन हम एनिमल सेल से करें तो उसको देखिए जरा, ये देखिए ऐसी कोई सेंट्रल वैक्यूल जो है इस सेल के अंदर नजर नहीं आ रही है। छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियर इनवेल्प है, ये आपके सेम प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। और उसके अंदर देखो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, पेरोक्सिसोम्स है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर इनवेल्प है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस। यही चीज अगर हम एनिमल सेल में देखें, सॉरी प्लांट सेल में देखें, तो इसमें क्या है? आपके पास सेल वॉल नहीं मिलेगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। गोल्गी अपरेटस बाकी ऑलमोस्ट आपका सेम है, लेकिन वैक्यूल देखिए मिडिल में आपको बहुत बड़ी वैक्यूल इसके अंदर नजर आएगी, जबकि ऐसी कोई एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक जो है हम उस पर कल वीडियो बना लेंगे, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में है या जो भी क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज मुझे वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आपके डाउट जो है वो जरूर क्लियर किए जाएंगे। और ये जितने भी नोट्स जो हैं वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।